देखिए, पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है। तो ऊष्मा बोलो तो हीट का सबसे खराब परिचालक कौन है। ए ऑप्शन में एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी। जो एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी होती है ये लगभग अच्छे चालक होते हैं, लेकिन सीसा ऊष्मा का खराब चालक माना जाता है। तो ऊष्मा सीसा का खराब चालक होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। सीसा ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का बुरा परिचालक होता है। हालांकि इसकी पारदर्शिता के कारण यह विकिरण द्वारा गर्मी संचारित कर सकता है, जो कि प्रकाशिकी के नियमों का पालन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। सीसा इज द राइट आंसर। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी जो क्लास है ना 36 नंबर की क्लास है, और हम लोग 1000 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। हमारा टारगेट यही है कि SSC MTS की जो आने वाली परीक्षा है इसमें से 25 आउट ऑफ 25 का हमारा टारगेट अचीव हो सके। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो हमारा भरोसा है कि आप जो आने वाले एग्ज़ाम से ना फोड़ के आएंगे। फोड़ बोले तो एग्ज़ाम को अच्छे से पास करके आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रवाहक तत्व, ठीक है, तो प्रवाहक तत्व का इकाई मान क्या है। तो प्रवाहक तत्व का इकाई क्या होता है, तो हमें देखना है ओम, सिग्मा, मीटर, ओम मीटर, रो, एम्पियर। तो आपने देखा कि ये जो प्रवाहकत्व है ना इसका इकाई मान क्या है। तो हमने देखा कि जो इसका ए ऑप्शन है ना ओम, सिग्मा, स्क्वायर, तो इसका यही सही जवाब है। प्रवाहकत्व का मात्रक सीमेंस होता है। इसे ओम, सीमेंस, वन या मोह कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ना उसका ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो वह कौन सा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों की पहचान करता है तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो रडार है, सोनार है, पुकर है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है ना सोनार, यही सही जवाब है। आइए सोनार सही जवाब है, तो सोनार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सोनार क्या है और किस तरीके से इसका यूज होता है। और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जो SSC CGL है ना, समय चल रहा था 2012 का। तो उस समय इसने ये क्वेश्चन को पूछा था। तो सोनार की फुल फॉर्म कभी कभी आ जाती है कि बताइए सोनार की फुल फॉर्म क्या है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो क्या होती है सोनार की फुल फॉर्म। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। किसी निमज्जित वस्तु या जल के भीतर डूबे हुए जहाज, पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए सोनार नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि की परावर्तित तरंगों के परावर्तन का यूज किया जाता है। तो जो सोनार है ना वो इसका राइट आंसर है, और हमने सोनार के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो गैलीलियो ने जो नियम दिया था उसमें कहा गया जो पिंड गिरता है ज़मीन की तरफ आता है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन में गति का नियम, दूसरे में न्यूटन का पहला नियम, और तीसरे में न्यूटन का दूसरा नियम, और चौथे में न्यूटन का तीसरा नियम। तो हम इसके सही जवाब की बात करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाता है, न्यूटन का पहला नियम। जो न्यूटन का पहला नियम था वो क्या कहता था और क्या नहीं, उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जानें। गैलीलियो के गिरते पिंड को न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था उसके बारे में हमें क्या बताया था, और कहा था जो कोई वस्तु किसी विराम अवस्था में है ना वो वैसे ही पड़ी रहना पसंद करती है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत कहा था जो कोई एक चीज़ है वो समान गति से, ठीक है, वो समान गति से गतिमान है
तो वैसे वे गति करना पसंद करती है जब तक कि उसको अवरोध ना लगाया जाए, अर्थात उसके आगे कोई टैंकर या कुछ भी आए ना, उसे रोके ना, तब तक वो चलती ही रहेगी। ये न्यूटन ने पहला नियम दिया था। न्यूटन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था प्रिंसिपिया, जो कि इन सभी का स्रोत मानी जाती है, इनके नियमों को जानने का स्रोत मानी जाती है प्रिंसिपिया पुस्तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और क्या नहीं। जो अगला प्रश्न है ना, आप देख सकते हैं CGL 2010 के अंतर्गत पूछा गया था। तो आने वाले एग्जाम्स के अंतर्गत इसी प्रकार के क्वेश्चनों को रिपीट होने की संभावनाएं अधिकतर होती हैं। तो देखते हैं क्या है इसका जवाब। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रचलन दर्शाता है? तो जो विचलन दर्शाता है मतलब फैल जाता है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो श्वेत, लाल, बैंगनी, हरा। तो इसका जो सी ऑप्शन है बैंगनी, बैंगनी इज द राइट आंसर, यही सही जवाब है। बैंगनी जो है ना, प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश को ये क्या करता है, जैसे हमने कोई प्रिज्म ले लिया और इसमें से प्रकाश गुजारा, प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होता है, ये प्रकाश फैल जाता है, हर तरफ फैल जाता है। ठीक है, तो बैंगनी रंग सही जवाब है। देखते हैं, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंग दैर्ध्य तथा प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो इसका सी ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, उसे क्या कहते हैं? सेकंड के लोलक की काल अवधि है तो मतलब कौन सी है, किसे कहते हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। कौन सा इसका सही जवाब है? तो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, 2 सेकंड जो है ना, इसका सही जवाब है 2 सेकंड, बी ऑप्शन। तो देखते हैं इसके बारे में। सेकंड लोलक का वह लोलक होता है जिसका अपवर्तन काल 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्त काल एक निश्चित बिंदु से वापस उसी बिंदु तक पहुंचने वाले समय को कहते हैं। अर्थात एक श्रोता है, ठीक है, एक श्रोता है, ठीक है, एक वक्ता है, ठीक है, अब एक दीवाल है। अब इसने क्या किया, एक ध्वनि को अपने मुंह से निकाला। क्या किया, एक ध्वनि को इसने निकाला। आजा, क्या हो रहा है? एक ध्वनि को इसने यहाँ से निकाला और यहाँ गई ये टक्कर मार के, फिर वापस इसके कानों तक आ गई। तो इसके कानों तक आने में कितना समय लगा? 2 सेकंड का समय लगा। कितना? 2 सेकंड का समय लगा। यही इसका कहने का अर्थ है, 2 सेकंड, और यही इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, तो ऊष्मा जो सोर्स से हीट आती है पृथ्वी के ऊपर, उसे वापस कर देती, तो परावर्तक अच्छी है। बी ऑप्शन ऊष्मा की गैर अवशोषक है। सी ऑप्शन ऊष्मा की अच्छी अवशोषक एवं अच्छी विकिरक है। और जो इसमें दे रखा है ऊष्मा की, डी ऑप्शन ऊष्मा की खराब अवशोषक एवं खराब विकिरक है। तो इसका कौन सा सही जवाब है, ये आपको बताना है। हमें बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग 2013 के अंदर आया था। तो हमने देखा कि इसका ऊष्मा की खराब अवशोषक एवं खराब विकिरक होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब बैठता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, इसके बारे में हम सभी को जानना है। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2013 के अंतर्गत आया था। तो ट्राइटियम ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है, फास्फोरस का है, नाइट्रोजन का है। तो ट्राइटियम जो है ना, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन के हिसाब से बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
देखते हैं। ट्राइटियम हाइड्रोजन के एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्राइटियम की खोज वर्ष 1920 ईस्वी में वाल्टर रसेल ने करी थी। तो ट्राइटियम के लिए बी ऑप्शन सही बैठता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए इस पे भी ध्यान दीजिए। विद्युत और क्वेश्चन कहता है विद्युत और चुंबक तत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। चुंबक और विद्युत तत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने की थी, डीजल या माइकल फेराडे वोल्ट। जो माइकल फेराडे है ना, वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इसकी पूरी कहानी। विद्युत और चुंबक तत्व के बीच की संबंध की खोज माइकल फेराडे ने की थी। इन्होंने ज्ञात किया कि जब किसी प्रणालिका के समूह किसी चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह कहा जा सकता है कि प्रणालिका और चुंबक तत्व की अपेक्षा गति से प्रणालिका में विद्युत धारा का प्रेषण होता है। तो आइए, हमने देखा कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाइए भाई जीडी वालों। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या कारित करते हैं। जो वातावरण में मौजूद सल्फर के कण होते हैं ना, बारिश होती है तो धुल जाते हैं, तो क्या कारित करते, क्या छोड़ के जाते हैं, बताना है। झीलों में यूट्रोफिकेशन, मृदा में पीएच का निम्नीकरण, सी ऑप्शन कह रहा है औद्योगिक धूम निर्माण, फॉसिल ईंधन संग्रहण का संरक्षण। तो इसका जो बी ऑप्शन है ना, मृदा में मिट्टी के अंतर्गत निम्नीकरण, पीएच का निम्नीकरण छोड़ के जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसके हिसाब से सही आंसर है। देखते हैं। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुलकर मृदा में पीएच का निम्नीकरण करते हैं। सल्फर की आवश्यक मात्रा मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो हमने देखा कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ की परीक्षा 2010 का समय चल रहा था, उस समय पूछा गया था, और आज का समय 2023 चल रहा है। तो यहाँ भी पूछने की संभावना है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है ना 10 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ले जाइए। पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है। कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बनों का, कार्बोहाइड्रेटों का। जो इसका सी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बनों का। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं। पेट्रोलियम एक हाइड्रोजन का मिश्रण है जिसमें प्रमुख रूप से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन यानी कार्बन यानी C40 साइक्लोपेराफिन्स और एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके प्रमुख घटक हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको जानने से पहले देखते हैं। जो एसएससी ने ऑनलाइन परीक्षा 2017 में करवाई थी, तो इस प्रकार के प्रश्नों को रिपीट किया था। तो देखते हैं सोडियम की खोज किसने की थी। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी, विलियम हेनरी फॉक्स ने की थी, जे थॉमसन ने की थी, तो मार्क्स जेब ने की थी। तो ABCD में से कौन सा इसका सही जवाब है। तो आपको बताना है ना कौन सा सही जवाब है। तो आइए देखते हैं। ए ऑप्शन हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी बोले तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। सोडियम पृथ्वी पर पाए जाने वाला छठवां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। प्रयोगशाला में पूर्ण शुद्ध सोडियम को सर हम्फ्री डेवी ने 1807 ईस्वी में पृथक्करण इसको पृथक्करण करके प्राप्त किया था। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले प्रश्न को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि यह क्वेश्चन जो है ना एसएससी के अंतर्गत जब समय चल रहा था, जो 2011 का, उस समय पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो किसका रॉकेट के ईंधन में किया जाता है। ऑप्शन कहता है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन व द्रव आर्गन, द्रव नाइट्रोजन व द्रव ऑक्सीजन। तो इसका कौन सा सही जवाब है।
तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, डी ऑप्शन कहता है। तो इसका कौन सा सही जवाब है, तो आइए देखते हैं। पेट्रोलियम एवं हाइड्रोजन का मिश्रण जिसके प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब की बात करें तो हम डी ऑप्शन सही है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन इसमें भरा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 2012 के अंतर्गत CHSL की परीक्षा के अंतर्गत पूछा हुआ था। तो आने वाले एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो देखते हैं सक्रियत आपांक उपचार को क्या कहते हैं। तो सक्रियत आपांक उपचार को कहते हैं जैविक उपचार, यानी जैविक उपचार बोले तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जो रासायनिक उपचार, प्रारंभिक उपचार, पूर्ण उपचार, ये ना कहीं रॉन्ग ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। देखते हैं सक्रिय आपांक उपचार औद्योगिक अपशिष्ट जल और सीवेज के जल के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है या जैविक उपचार प्रक्रिया कहलाती है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आ जाते हैं। मोनोजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। क्या, थोरियम, सी इज द राइट आंसर। ये पोटेशियम, यूरेनियम, सोडियम है ना, ये मोनोजाइट बालू में नहीं पाया जाता है। तो ये देखते हैं, ये हमने देखा CGL का क्वेश्चन। अगला देखेंगे CPO का क्वेश्चन जो कि इतिहास से लेकर है। तो क्या कहता है भाई इसका CPO का क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो ये ऑप्शन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को से ब्रिटिश सम्राट को। तो 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, यही सही जवाब है। तो देखते हैं भाई इसके बारे में। 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त की गई थी जिसे बोर्ड ऑफ काउंसिल कहा जाता था। तो हमने देखा कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन वो भी इतिहास का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा 2009 में पूछा गया था। तो देखते हैं गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार बोल तो बॉयकॉट के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट क्यों किया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। बाइकआउट करने से स्वतंत्रता मिल जाती है। ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करने के लिए। कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए। तो बाइकआउट विदेशी वस्तुओं का क्यों किया था गांधी। तो उसका रीज़न क्या था, तो उसका रीज़न यही था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। जो भारत में उद्योग होते ना, तो उसको आगे बढ़ाना, यही था। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किए थे, जो कि मशीनों से बने आ रहे थे, हमारे इंडिया में हाथ से बनाए जा रहे थे। उसी को बढ़ावा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता में 1873 का विनिमय अधिनियम, 1834 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1893 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसका कौन सा सही जवाब है। तो ये ऑप्शन कहता है 1773 ईस्वी का विनिमायक अधिनियम, यही इसका सही जवाब है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना सन 1773 ईस्वी में के विनियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। यह न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, सर एलिज एम्पे और मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइडे को न्यायाधीश बनाया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, भीमराव अंबेडकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव पांडे।
तो इसका कौन सा सही जवाब है? ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया था? तो शोर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो कौन सा विद्रोह इसका सही जवाब है? तो आइए देखते हैं इसका जो है ना, इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्तियों का बाइबिल कहा जाता है। इसका कथानक 1763 से 1800 तक उपन्यास विद्रोह का आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसका इसी में से आपको निकल के आ जाता, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब है। तो आ जाते हैं भाई फर्स्ट पेज के ऊपर। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल इसी प्रकार की बेहतरीन प्रश्नों वाली सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।